जी आ जाओ मेरे भाई, सभी का स्वागत इस्तकबाल अभिनंदन मेरी क्लास में। और ये क्लास नंबर शायद मेरी पहली होगी जो ईएमएफ के बारे में बात कर रहे होंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन। प्लस आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ये वाला हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिस बैच चल रहा है। इसमें प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती है, जो क्वेश्चन हमारा थ्योरी होता है उसी कॉन्सेप्ट के, और इसके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ करा रहे होते हैं। तो आप अगर पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है प्लेलिस्ट की, और वहाँ से जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं, मेरे साथ साइंस पढ़ सकते हैं और थ्योरी के कॉन्सेप्ट नए नए जान सकते हैं। प्लस आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। बाकी मेरे भाई प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए मेरे भाई, और सब्सक्राइब करिए थोड़ा सा, क्योंकि ये वाली वीडियो बनाना इतनी आम बात नहीं है। डेली क्लास को रिकॉर्ड करना और डालना आपके लिए, और वो क्लासेज जो ऑफलाइन में जितना कंटेंट चलता है उतना प्रोवाइड कराना, ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है। आपको लगता है केवल वीडियो बनाना ही केवल मतलब काम पूरा हो जाता है? वीडियो बनाना, डालना, एडिटिंग करना, उसके बाद थंबनेल क्रिएट, टाइटल डालना, बहुत कुछ काम होता है इसमें। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, और वीडियो को लाइक करिए, एक बार कमेंट जरूर करिए कैसा कंटेंट लग रहा है आपको। चलो आ जाओ मेरे भाई। बाकी मेरे भाई जो हम साइंस पढ़ रहे हैं, जो ईएमएफ पढ़ेंगे, ईएमएफ के बारे में प्रैक्टिकली बात करेंगे। सभी लोग इधर आ जाइए, बातें ना करें कोई। चैप्टर का नाम है हमारा ईएमएफ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर ही तो है ईएमएफ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ईएमएफ। ईएमएफ कह दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई कहे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। तो इसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं, समझा बाद में देंगे हम। पहले एक बार पढ़ो, लिखा क्या है। ये लिखा है माइकल फैराडे और हेनरी जोसेफ के अलग अलग 1831 में इसकी खोज करी थी। इसको खोज करने वाले दो वैज्ञानिक, एक तो हमारे हैं माइकल फैराडे और एक है हमारे हेनरी जोसेफ। लेकिन जब पेपर में क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा ज्यादातर ऑप्शन ये मिलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करने वाले माइकल फैराडे ज्यादा ऑप्शन मिलता है। लेकिन कभी कभार दोनों आ जाते हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी पे रखना फैराडे को। तो जैसा एग्जामिनर की डिमांड वैसा हम भी याद कर रहे हैं कि वैसा हम कहें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे जी ने। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब इसकी परिभाषा पे आ जाओ मेरे भाई। आपको परिभाषा ऐसे सिखाएंगे, आप प्रैक्टिकली इमेजिन कर पाओगे हाँ हो क्या रहा है। जैसे मैंने बताया था, किसी करंट में अगर हम किसी तार में अगर करंट फ्लो करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, तो आप वो चीज समझ पाए थे। ऐसे ही इसको समझा देंगे। देखो मेरे भाई, ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिनन इन विच करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज प्लेस इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब मेरे भाई ये हुआ, इसका हिंदी वर्जन ये आगे नीचे दे रखा है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक युक्ति है जिसमें किसी कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले आप चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न कर रहे थे, किसी तार में हम बैटरी लगा के उसमें करंट फ्लो करते थे और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था, यही तो होता था। लेकिन अब क्या होगा, अब बिना बैटरी लगाए उस तार में करंट फ्लो कराना है। मैंने कहा एक चुंबक है और एक तार है, एक चुंबक है और एक तार है। मैं चुंबक को पास ले जाएंगे, चुंबक को पास ले जाएं, दूर लाएं, पास लाएं, दूर लाएं। चुंबकीय क्षेत्र जिसके पास में ज्यादा होगा चुंबक के, या दूर बढ़ेंगे कम कम कम, चुंबकीय क्षेत्र फिक्स होता है ना। इस तार को चुंबकीय क्षेत्र में लाएं और हटाएं, लाएं और हटाएं। एक टाइम वो आएगा कि इस तार में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। मतलब इंड्यूस्ड का मतलब होता है प्रेरक, लिखा होगा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये लिखा हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक युक्ति है जिसमें किसी कुंडली को, एक कॉइल ले लो, कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न की जाती है। इसमें धारा उत्पन्न करी जाएगी चुंबकीय क्षेत्र से। चुंबकीय क्षेत्र यानी एक कॉइल है, प्रणालिका है, और एक हमारा चुंबक है। चुंबक को पास ले गए, चुंबकीय क्षेत्र कम ज्यादा, एक टाइम वो आएगा इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये वाली बात करें, इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फिनोमिनन इन विच करंट इज इंड्यूस्ड, मतलब पैदा किया जाता है, इन अ कॉइल, मतलब एक कॉइल में, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है उसमें रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र समान नहीं, अलग अलग हो रहा है, मतलब पास ले जाओगे, दूर हटाओगे तो बदलेगा चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, तो उसमें करंट पैदा हो जाएगा। उसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। लिखा होगा उस कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही हमारी परिभाषा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। भाई साहब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है सर समझ में आ जाओगा। और थोड़े से आगे आ जाओ बेटा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण दो प्रकार का होता है।
एक तो होता है बेटा स्वप्रेरण और एक होता है अन्योन प्रेरण। शायद आपने कक्षा 10 की कक्षा में 11 12 कक्षा में पढ़ा होगा स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। आप कहेंगे ये होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा ये मान लिया मैंने एक कोयल है, ये वाली कोयल ले ली और ये कोयल में मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर जो कि करंट को बताएगा अगर करंट आ जाएगा। अगर गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो करंट, गैल्वेनोमीटर किसी माप देता है, करंट की। मैंने कहा करंट माप देगा ये। मैंने कहा इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया और एक चुंबक ले ली। अच्छा, एक चुंबक लेने पर हुआ क्या, मैंने कहा इस कोयल को कर दिया फिक्स और मैं इस कोयल जो हमारी चुंबक है ना, इस कोयल के पास ले जा रहे दूर हटा रहे, यानी मतलब ये तीर नीचे वाला दिखा रहा है, इसके पास ले जा रहे दूर हटा, पास ले जा रहे और दूर हटा रहे। तो इससे क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, कि करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी और इसी को कहा जाता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण के नीचे परिभाषा भी दे रखी है मेरे भाई। इसकी परिभाषा देखो क्या दे रखी है इन्होंने, ये लिखा करंट इज इंड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ मैग्नेटिक एंड कीपिंग कॉइल फिक्स्ड। ये कह रहा है इंड्यूस्ड करंट इज इंड्यूस्ड, करंट पैदा किया जाता है बाय मोशन ऑफ मैग्नेट, मतलब चुंबक के आगे पीछे करने से, एंड कीपिंग कॉइल इज फिक्स, जो हमारी कॉइल है उसको फिक्स रखा जाता है एक ही स्थान पर, और अथवा बाय द मोशन ऑफ कॉइल, अथवा यहाँ कर क्या करो, मोशन जो कॉइल है ना, इस कॉइल को क्या कर दो, मोशन करो और इस चुंबक को क्या कर दो, फिक्स करो। एक को फिक्स करो, एक को मोशन में लाओ। अथवा लिखा हुआ, अथवा बाय द मोशन ऑफ कॉइल एंड कीपिंग मैग्नेट इज फिक्स्ड, एंड मैग्नेट को कर दो फिक्स, तब भी इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कहा जाता है स्वप्रेरण। शायद परिभाषा आपके समझ में आई होगी। इंड्यूस्ड करंट का मतलब होता है ये पैदा किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, है ना, इसमें बैटरी कोई नहीं लगाई जाती है। अच्छा, हिंदी में सॉरी नीचे लेंज का नियम लिखा हुआ है। अच्छा, इधर क्या है, करंट अन्योन पीरियड में बढ़िए, करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कॉइल। ये लिखा हुआ है कि जब किसी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ऐसा है कि इसमें दो कॉइल ली जाती है। अन्योन पीरियड में इसमें एक कॉइल थी, इसमें दो कॉइल है, और एक कॉइल में पता चला करंट इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कॉइल। ये कह रहा है कि एक कॉइल में अगर करंट का फ्लो हो रहा है और उसके पास में दूसरी कॉइल को, अगर एक कॉइल में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र तो है उसमें, और एक कॉइल और लाइए, उसके पास ले जाइए दूर हटाइए, पास ले जाइए दूर हटाइए, तो पता चलेगा उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, कहे तो अन्योन पीरियड। इसकी परिभाषा इंग्लिश में दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। करंट इज इंड्यूस्ड मतलब धारा जो है ना वो इंड्यूस करी जाती, पैदा करी जाती है इन अ कॉइल, मतलब एक कॉइल में, व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग कॉइल, एक करंट वाली कॉइल के पास ले जाया जाता है। मतलब एक कॉइल और होगी, उसको करंट वाली के पास ले जाओ, दूर ले जाओ, उससे जो करंट अगर पैदा हो जाए, इंड्यूस हो जाए करंट, उसको अन्योन पीरियड कहते हैं। और एक कॉइल और एक चुंबक को पास ले जाए, एक को फिक्स करा जाए, तो उसको हमारा स्वप्रेरण होता है। शायद इसकी परिभाषा दोनों अलग अलग मैंने बताई है। और इसके नीचे बेटा एक परिभाषा और दे रखी है, लेंज का आपने नियम पढ़ा है? लेंज का नियम ये कहता है मेरे भाई, लेंज का नियम कहता है, लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि अपने ही उत्पन्न होने के कारण ही विरोध करती है। कहने का मतलब ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि ये हमारा लेंज का नियम किस कंजर्वेशन पे आधारित है, तो कहना सर एनर्जी कंजर्वेशन पे मतलब बेस्ड है। ऊर्जा संरक्षण का एक उदाहरण है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण है लेंज का नियम। लेकिन इस बात को आपने नहीं समझ पाए होगा, ये मैंने क्या लिखा है, किसी कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि अपने उत्पन्न होने के कारण ही विरोध करती है। आगे देखो, इसमें शायद मैंने इमेज नहीं बनाया, बनाया है इमेज। देखो मैंने कहा इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है। मैंने कहा इसको एक बार देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि जब एक चुंबक को इस कॉइल के पास ले जाओ, ये हमारी कॉइल है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस चुंबक को जब पास ले जाओगे मेरे भाई, जब पास ले जाओगे तो इसमें मेरे भाई जो करंट इंड्यूस होगा, जब करंट इंड्यूस होगा वो ऐसे होगा, जब करंट इंड्यूस होगा तो ऐसे होगा। तो मेरे भाई जो हमारा जो अगर करंट क्लॉकवाइज चल रहा है, अगर करंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये वाली इधर का हमारा ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये वाली बात मैंने कल वाली क्लास में बताई थी, अगर हमारा क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त होता है, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। तो ये कह रहा है कि ये जिससे पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। मैंने कहा ये साउथ पोल इधर होगा ना, है ना, ये साउथ पोल होगा तो इधर भी इधर साउथ होगा। कहने का मतलब एक दूसरे को दूर की रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित। इसी नियम को मैंने दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा है, किसी कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि ये अपने उत्पन्न होने के कारण का ही विरोध करती है। कहने का मतलब अगर चुंबक पास में लाओगे ना,
चुंबक पास में लाओगे तो इधर साउथ पोल होगा, इधर किसकी तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह, और ये वाली अगर साउथ पोल होगा साउथ पोल बन जाएगा, इसका विरोध करेगा। हाँ, और ये कह रहा अगर जब हम दूर को लाएंगे चुंबक को, जब दूर को लाएंगे तो धारा का प्रवाह इस साइड को होगा, तो ये कहने का मतलब जब चुंबक दूर जाएगी तो इसका विरोध करेगी दूर न जाके पास की तरफ आने के लिए, ये नॉर्थ पोल की तरह व्यवहार करेगा, ये कहना चाह रहा। हालांकि इस नियम को अगर नहीं भी समझ पाए हो तो सब में गोली मारो, तुम यहाँ पर आ जाओ सब कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है, और लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। खैर एक चीज और, इधर आ जाओ बेटा, आपको पढ़ने को मिलेगा अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय। इससे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, और इससे प्रश्न इस प्रकार बनेंगे। देखो, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। जो हमारे पैरामैग्नेटिक कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ वे हैं, ये हमारे चुंबक के प्रति दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं, मतलब जाते तो हैं हल्का हल्का पास में जाते हैं। अगर हमारी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारा कोई सबस्टेंस है जिसमें मैंने मान लिया लोहे के कण कुछ भरा हुआ है, जैसे इसमें हमारा पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ कुछ इस कॉइल में भरा हुआ है, तो ये हमारी चुंबक की तरफ हल्का हल्का आकर्षित होंगे। अगर हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक की तरफ है ना दुर्बल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं, उन पदार्थों को अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसकी परिभाषा हिंदी से बहुत कुछ क्लियर है कि अनुचुंबकीय पदार्थ वो है जो चुंबक की तरफ दुर्बल आकर्षित हो। अच्छा, इसके उदाहरण क्या हैं? उदाहरण से पहले आप तीनों की परिभाषाएं पढ़ लो। एक होते हैं हमारे डाईमैग्नेटिक फील्ड, डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस लिखना चाहिए, फील्ड लिख गया है गलती से। डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति दुर्बल कहें तो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय नहीं प्रतिचुंबकीय, तो हमारी चुंबक के पास आएंगे कि नहीं, दूर जाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित होंगे। ये लिखा, ये चुंबक के क्षेत्र के प्रति दुर्बल प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब अगर ये हमारा कुछ सबस्टेंस भरा हुआ है जो कि हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा हुआ है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अगर चुंबक रख दें तो ये इसके कण होंगे ना दूर भाग जाएंगे, इससे इसकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और पिछले बारे में क्या दिखाया था, इसकी तरफ आकर्षित हो गए थे। ये हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ था और ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। एक बेटा और होता है जिसको कहते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ। कहते तो लौ चुंबकीय पदार्थ ये चुंबक के क्षेत्र के प्रति प्रबल आकर्षण प्रदर्शित करते हैं। कहते तो ये ज्यादा जाते हैं इसके पास में। मैंने कहा अगर कोई कोयल होगी तो उससे जाके बिल्कुल उसके पास में जाके सट जाएंगे। जैसे हम कहें कि वो उदाहरण कौन से होंगे, जो लौ चुंबकीय पदार्थ के। लेकिन आपके पेपर में जो प्रश्न बनेगा वो उदाहरण से बनेगा ज्यादातर। ये परिभाषा मुश्किल है, मुश्किल आएगी परिभाषा, और आएगी तो इसकी परिभाषा डायरेक्ट पूछेगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो उसके बारे में 3-4 पॉइंट दे देगा, एक दे देगा सही वाला। तो अनुचुंबकीय का मतलब हल्का आकर्षित करें, प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षण प्रदर्शित करें, और लौ चुंबकीय का मतलब प्रबल आकर्षण। अच्छा, ये बात तीनों परिभाषा याद होगी। इसके उदाहरण देखो, इसका लोहा, कोबाल्ट और फेरियम मतलब आयरन, लोहा, कोबाल्ट और निकेल उदाहरण है लौ चुंबकीय पदार्थ के। यही उदाहरण बार बार आए हैं। तुम रेलवे की प्रीवियस ईयर पेपर जो मैंने पीडीएफ डाली है उससे निकाल के देखना, ये वाले उदाहरण बहुत बार पूछे गए। कौन सा लौ चुंबकीय पदार्थ है, तो एक ये दे देगा, 3 दूसरे दे देगा। ये हमें याद रखना, आयरन, कोबाल्ट और निकेल। अब आप कहेंगे बाकी उदाहरण कैसे याद करेंगे, तो मेरे भाई जब आप आवर्त सारणी देखोगे, आवर्त सारणी देखना, तो आवर्त सारणी में जो इधर हाइड्रोजन और बेरिलियम, जो हमारा फेरियम, कोबाल्ट, निकेल यहाँ पर होगा, और यहाँ से अगर हम एक ऐसी नीचे लाइन खींच दें तो इस साइड के सभी हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ और उधर के हमारे सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आप कहेंगे कुछ एक्सेप्शन है, एक बार हम इस आवर्त सारणी को दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे आ जाओ थोड़े से, एक बार इसमें शायद पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल होगी ना इसमें, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट है तो। हाँ, इधर शायद आपको दिखाई तो दे रहा होगा, इसको शायद हम जूम भी कर सकते हैं। ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही है। मैंने कहा इसमें मैंने बोला आयरन, कोबाल्ट और निकेल, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये 3 हमारे लौ चुंबकीय पदार्थ हैं। ये 3 हमारे लौ चुंबकीय पदार्थ। और अगर हम यहाँ से खींच दें, तो यहाँ से खींच दें तो इस साइड की लाइन के इस साइड वाले सभी एलिमेंट, इस साइड वाले सभी एलिमेंट हमारे क्या कहलाएंगे, इस साइड वाले सभी एलिमेंट होंगे ना। मैंने लिखा इस साइड के सभी एलिमेंट हमारे कहलाएंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं।
कौन से, अनुचुंबकी, और उस लाइन के दूसरी साइड वाले किधर गया वो, एक सेकंड, चला गया, हाँ इस साइड वाले, मैंने कहा देखो पेन नहीं चलेगा इस पे, मैंने कहा लोहा, कोबाल्ट और निकिल से इस साइड वाले हमारे होंगे अनुचुंबकीय पदार्थ और इस साइड वाले होंगे हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन से, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। थोड़ा सा अपवाद यहाँ पर ये है, ये अपवाद वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पे देखना हीलियम और ये कौन सा है, बेरिलियम, हीलियम बेरिलियम, और इस साइड एक और देख लेना, इस साइड हमारा एल्युमिनियम और सिलिकॉन। एल्युमिनियम कहाँ पे है, एल्युमिनियम कहाँ पे है मेरे भाई, एल्युमिनियम आपको मिल जाए, ओके, एल्युमिनियम और सिलिकॉन ये दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन मैंने इस साइड वाले सब मैंने बताया कौन से, प्रतिचुंबकीय, लेकिन एल्युमिनियम और सिलिकॉन होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। एल्युमिनियम और सिलिकॉन अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, बाकी इधर के सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक चीज और देखना, इधर के हाइड्रोजन और बेरिलियम, हाइड्रोजन और बेरिलियम इस साइड के होने चाहिए कौन से, अनुचुंबकीय पदार्थ, लेकिन ये वाले हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। एक बार मैंने इसी को बेटा मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। मैंने कहा हीलियम और बेरिलियम पे मैंने सर्किल खींचा, और एल्युमिनियम और एसएन क्या होता है, टिन होता है ये, एसएन सिलिकॉन नहीं होता है ये, एसएन मतलब टिन होता है ना। एक सेकेंड, एल्युमिनियम और सिलिकॉन ही है वो, ऐसे लिखा है, लेकिन एल्युमिनियम और सॉरी रुक जाओ एक बार चेक कर ले क्या था यहाँ पे, हमने उदाहरण लिखे होंगे, ये डाई मैग्नेटिक नहीं, ये पैरामैग्नेटिक मिलेंगे। पैरामैग्नेटिक में जाओगे तो पैरामैग्नेटिक के मेरे भाई उदाहरण देखो, एल्युमिनियम और एसएन, एसएन क्या होता है ये, टिन, ये उदाहरण है ना, एल्युमिनियम और टिन है ना, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। वहां पे मैंने शायद लिख दिया है, एक बार देखो, एल्युमिनियम और एसएन ही लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर साइड में दोबारा से देख लो, एल्युमिनियम और एसएन, टिन कहाँ पे है, ये एल्युमिनियम और टिन है ना, ये दोनों उदाहरण किसके हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। बाकी के सभी इधर के प्रतिचुंबकीय, बाकी के सभी प्रतिचुंबकीय। और मैंने कहा इधर हाइड्रोजन और बेरिलियम प्रतिचुंबकीय, और बाकी की सभी अनुचुंबकीय। और इधर लौहचुंबकीय में कौन सा, लोहा, निकिल और, समझ में आ गया। ये वाले उदाहरण घर पे जाके और देखना आप, ये वाले, और मैंने ये दोबारा से बता दें एक बार, एल्युमिनियम और टिन, एल्युमिनियम और टिन है ना, ये अनुचुंबकीय, एल्युमिनियम और टिन कैसे हैं, अनुचुंबकीय, और इधर हाइड्रोजन और बेरिलियम प्रतिचुंबकीय, और हमारा ये लोहा, निकिल और कोबाल्ट, इसके उदाहरण बहुत आते हैं। एक बार हम डाल देंगे, आज ग्रुप में डालेंगे ये वाले सब अनुचुंबकीय सभी उदाहरण डालेंगे, वो आप देखेंगे इसी से आएंगे उदाहरण, यही सब बाकी के सब। इधर देखो, ये शायद समझ में आएगा। अच्छा, प्रति लौह चुंबकीय कहे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है, तो क्रोमियम अपवाद वाला। ये अपवाद वाले ही प्रश्न आते हैं मेरे भाई, जब देखोगे आप पेपर में जब आते हैं तो देखो, ये हमारा एक आपने पढ़ा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, एक होता है प्रति लौह चुंबकीय। प्रति लौह चुंबकीय होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो कौन सा है। अच्छा, क्यूरी ताप आपने सुना, क्यूरी ताप क्या होता है। क्यूरी ताप हमारा वो होता है, वह तापमान जिससे ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसको क्यूरी ताप। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या थे, जो हल्के से आकर्षण प्रदर्शित करें, जो हल्का सा जो आकर्षण प्रदर्शित करें किसकी तरफ, चुंबक की तरफ, उन पदार्थों को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मान लिया कोई चुंबकीय पदार्थ है, अगर उसके चुंबक के गुण को खत्म करना है, अगर कोई चुंबक है, या तो उसको बहुत तेज मारो या पीटो तो उसका चुंबकीय गुण समाप्त, या फिर गर्म कर दो। अगर किसी का चुंबकीय गुण समाप्त करना किसी सब्सटेंस का, या तो गर्म कर दो या फिर लोग उसको ठोको पीटो खूब, तो फिर उसका खत्म हो जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है क्यूरी ताप वो ताप है, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ होगा वह तापमान जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ को, अच्छा लोहा है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ है, हमने कहा निकिल, कोबाल्ट और क्या बताया, आयरन। मैंने कहा निकिल, कोबाल्ट और आयरन, इसका चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा अगर इसको गर्म कर दें। इतना गर्म कर दें कि इसका चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय में बदल जाए, मतलब हल्का हल्का रह जाए, तो उसी तापमान को कहते हैं क्यूरी ताप। कहने का मतलब, अगर किसी लोहा को अगर चुंबक के पास चिपक जाएगा, और लोहा को इतना गर्म कर दो चुंबक के पास चिपके ना,
तो वही वाला टेम्परेचर होता हमारा क्या, क्यूरी ताप। वह तापमान जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अन्य चुंबकीय पदार्थ बदल जाता है क्या कहलाता है, क्यूरी तापमान कहलाता है। अच्छा, आपने अभी तक पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा था, आपको मैंने अल्टरनेटिव बताया था, याद करो। ये जितने भी नियम कराए सब एक बार रिवीजन कराएंगे। अभी जितने भी नियम मैंने अभी कराए, दाएं हाथ के हथेली का, अंगूठे का, और बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम कराया, अंगूठे का नियम, ये सब रिवीजन कराएंगे अभी। ये बहुत सारे हो गए इकट्ठे। एक बार इस पे नजर डालो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अपने दाएं हाथ के उंगलियों और अंगूठों को इस प्रकार फैलाएं, अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पे बने। किसने पे, 90 डिग्री पे। तो पूछ रहा है, तो आपका जो ये वाली उंगली होगी, ये वाली उंगली होगी ना, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये मोशन ऑफ कंडक्शन जो आप हिलाओगे, कहें तो मोशन ऑफ कंडक्शन, कंडक्टर जो कंडक्टर तुम हिलाओगे ना उसकी दिशा में, और जो हमारा ये वाली उंगली होगी ना, ये इंड्यूस्ड करंट की दिशा दिखाती है। एक बार इसकी परिभाषा को पढ़ो, क्या रहेगा। किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। अरे मेरे भाई, मैंने एक चुंबक ली थी और एक हमने लिया था, मतलब कोयल ले रहे थे। कोयल को जिस दिशा में हिलाओगे ना, जिस दिशा में हिलाओगे वो वाली दिशा अंगूठा, और जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा उस साइड मेरी ये वाली उंगली, और ये जो करंट पैदा होगा वो हमारी इस वाली उंगली के क्षेत्र में होगा। ये हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आप कहोगे डायरेक्ट अगर कुछ कंक्लूजन बता दो इस नियम को कैसे याद रखें, तो हम कहेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इतना याद कर लो कि इससे हम प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा निकाली जाती है। प्रश्न सीधा ये आता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, बल की दिशा होगी, प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो हमें वहां पे याद रखना है कि अगर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बता रहा है तो मेरे भाई इसमें प्रेरित धारा की दिशा बताई जाएगी, प्रेरित धारा की दिशा होती है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किसी चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा बताई जाती है। यही था। एक बार सभी को कंक्लूड करते मेरे भाई। अच्छा, आपने जो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम करा था उसका उदाहरण था मेरे भाई इलेक्ट्रिक मोटर, लेकिन इसका होगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उदाहरण है जनरेटर, और इसके बाएं हाथ के नियम का उदाहरण है मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, इसके उदाहरण भी याद रखने मेरे भाई। डायरेक्ट आता है इलेक्ट्रिक जनरेटर है ना, जो वैद्युत जनित्र है, ये हमारे फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। हाँ, अच्छा, आप कहेंगे जो अभी तक सर आपने पढ़ाया है 2-3 दिन से वो सब एक बार रिवाइज करा दो। मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 नियम पढ़ाए हैं, और पांचों को एक बार रिवाइज कराते हैं मेरे भाई, पांचों को रिवाइज कराते हैं। और ये मैंने अपनी तरफ से इकट्ठे करे हैं, मतलब ये वाला मैंने पीछे से पांचों इकट्ठे करके खुद लिखे। मैंने कहा एक बार समझा तो पाएंगे सभी बच्चों को। अच्छा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम सबसे पहले पढ़ाया था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ऐसे फैलाया था दाएं हाथ। मैंने कहा ये वाला है ना, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये हमारा वैद्युत धारा की दिशा। तो मैंने कहा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, एक सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाली जाती थी। याद करो, मैंने कहा अगर करंट का फ्लो अंगूठा की तरफ करें तो पी पॉइंट पे अंदर की तरफ और इधर बाहर की तरफ। ये सब पहला नियम पढ़ाया था आपको। दूसरा नियम बताया था क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल था, यदि कॉइल में करंट क्लॉकवाइज जा रही है तो वो साउथ पोल की तरह काम करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही है वो नॉर्थ पोल की काम करेगा। ये दूसरा नियम पढ़ाया था। तीसरा नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इससे निकलता क्या है, तार में मैग्नेटिक फील्ड में बल की दिशा मतलब तार के मैग्नेटिक फील्ड में बल किस दिशा में लगेगा, बल की दिशा निकाली जाती है। और इस वाले में बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को मैंने अल्टरनेट बताया था, याद करो। इसका अल्टरनेट होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम शायद मैंने लिखा होगा, यहाँ पर नहीं लिखा है, नीचे मैंने लिखा है, देखो हमें ध्यान है, सुबह हम लिख रहे थे, हमने देखो नीचे लिखा है दाएं हाथ की हथेली का नियम किसी तार के मैग्नेटिक फील्ड में बल की दिशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का शॉर्टकट है ना। इसका शॉर्टकट मैंने लिख दिया है। जो ये वाला है दाएं हाथ की हथेली का नियम है, ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का शॉर्टकट है। मतलब उसमें कंफ्यूजन होती है लेफ्ट हैंड वाले में। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड में क्या है, देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड वाले में ये है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को इस प्रकार फैलाएं कि ऊपर वाला ये फोर्स की डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र और ये धारा की दिशा। और इसका अल्टरनेट हमें मिलता है हमारे दाएं हाथ का हथेली का नियम। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होती है, हथेली चुंबकीय क्षेत्र होती है, और ये अंगूठा फोर्स की दिशा और ये चार्ज का
वेग दिखाता है ये चार्ज किधर जा रहा है। तो इससे निकल आती है हमारी बल की दिशा, हाँ इससे निकल आती है वो हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। और एक और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने। एक तार में मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में आगे पीछे घुमा रहे हैं, एक तार को मैग्नेटिक फील्ड में आगे पीछे घुमा रहे हैं, इसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा ना, करंट पैदा होगा, उसकी दिशा किधर होगी, समझ पाए? यही तो पढ़ाया मैंने अभी। मैंने कहा एक तार को चुंबकीय क्षेत्र में आगे पीछे घुमा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में आगे पीछे कर रही तार को, तो मैंने कहा इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो करंट की दिशा किस साइड होगी, वो फ्लेमिंग के हमारे दाएं हाथ का नियम। और मैंने ये वाला चित्र बना दिया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, समझ में आ रहा है क्या? और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ऊपर बना दिया है। विशेषकर आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हमारा अंगूठा क्या बताता है, तो पूरा बल की दिशा बताता है यार। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये वाली धारा होती है। और दाएं हाथ के नियम मेरे भी बड़ा बड़ा सेम चीज है फ्लेमिंग वाले में। देखो उधर भी करंट है और इधर भी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर भी, और उस वाले में किधर, बाएं वाले में बल की दिशा और दाएं वाले में मोशन ऑफ कंडक्शन। आप जो तार हिलाओगे किस दिशा में उसको बता रहा होगा, समझ पाए? इसमें करंट इंड्यूस किया जाता, पैदा किया जाता है, और उसमें चार्ज की गति होती है ना, किसी चुंबकीय क्षेत्र में होती है। यही तो होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों को अलग अलग कर दिया। और प्लस बेटा मैंने अभी तक आपको ये 5 ही नियम बताए हैं। पहला नियम तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फिर पढ़ाया क्लॉकवाइज रूल पढ़ाया, ये मैंने बहुत दिन चलाया मैंने। इसके बाद मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और याद करो इससे मैंने बतेरे क्वेश्चन कराए, इससे दाएं हाथ की हथेली के नियम से बल की दिशा। और इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन कराए थे, F बराबर क्यू बी इंटू वी, और F बराबर आई एल इंटू वी, यानी वी आई एल वाला। F बराबर बी आई एल साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। 2 बढ़ाए थे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, F बराबर बी आई एल साइन थीटा, है ना। जो चीज पढ़ो तबियत से पढ़ो, कायदे से एकदम उसमें अंदर से घुस जाओ जो कर रहे हो उसको। अच्छा, इस वाले में साइंस की क्लास को हम 1 तक रखते हैं, इतना ही पढ़ाएंगे, आपको लग नहीं रहा लेकिन हम 2-3 पीस पढ़ा चुके हैं इतनी देर में, है ना। और ये वाला आप लिख के लाना। अब हम अगला टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं। ओके, थैंक यू।